हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला। और बच्चों, हम आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा पिछले कुछ सेशन से चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, उसके बारे में आज पढ़ना है हम लोगों को। हम प्रोटोजोन्स तक हम सभी पढ़ चुके हैं, यानी कि बच्चों आपने बैक्टीरिया के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और कुछ स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ लिया है। प्रोटोजोन्स पे हम पहुंच गए थे, उसमें आपको मैंने अमीबिक प्रोटोजोन्स के बारे में यानी अमीबा के बारे में समझा दिया था। आगे हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपनी पढ़ाई आगे की स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम लोगों का प्रोटोजोन्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोन्स आर ऑफ 4 टाइप्स: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और तो हमने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में जान लिया था कि ये कैसे फ्रेश वाटर में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं और नम भूमि में रहते हैं। ये अपने सीडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करते हैं और अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं और उसके बाद इनके अंदर जो कूटपाद होते हैं जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं, उसके थ्रू ये वाली प्रक्रिया, अपने भोजन लेने की प्रक्रिया कर पाते हैं। इनकी जो भोजन के अंतर ग्रहण की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो ये समपोषी होते हैं यानी कि होलोजोइक होते हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स की तरह मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं, जैसे कि आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एंटामीबा कोलाई। एंटामीबा कोलाई आपके शरीर में सहजीवी की तरह रहता है, सिम्बायोट्स की तरह रहता है, जो किसी भी प्रकार की न तो हानि पहुंचाता है और ना ही लाभ पहुंचाता है, यानी कि ये कमेंसलिज्म शो करता है। और जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है बच्चों, ये क्या करता है, अमीबीय पेचिश हो जाती है, इससे एक टाइप का रोग है। इससे क्या होता है बच्चों की इंसान परेशान होता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से पैरासाइट की तरह मनुष्य की आंतों में रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का निर्माण होता रहता है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि अमोनिया का उत्सर्जन भी होता है। इसमें समजोइक या होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, जंतु संपोषण पाया जाता है और इसमें फूड वैक्यूल जो है वो कोशिका के अंदर पाचन खाद्य धानियां होती हैं जिससे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे अमीबियॉइड प्रोटोजोन्स के बाद हम लोगों को बात करनी है बच्चों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं, इस वर्ग के सभी सदस्य कैसे होते हैं बच्चों, परजीवी होते हैं और ये अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। दे आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स। ये कैसे होते हैं, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते हैं या ये परजीवी प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव फ्लैजिला ऑन देयर बॉडी, यानी इनकी बॉडी पर स्पेशली क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि एक बीमारी है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस और ये स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। ये एक परजीवी होता है बच्चों, उसके कारण ये बीमारी मनुष्यों को लग जाती है और उस परजीवी का नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। उसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ट्रिपैनोसोमा, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही आपका परजीवी है, इसी का नाम है ट्रिपैनोसोमा। इसमें बच्चों इसके शरीर के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है, इसकी बेसल बॉडी होती है और ये जो आपका ऊपर की तरफ ये कुछ डिजाइनर पार्ट है, ये जो दिखने में बड़ा सुंदर से दिखाई दे रहा है, यही आपका इसके शरीर का फ्लैजिला होता है। यही इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। इसमें क्योंकि फ्लैजिला क्या होता है, विद्यमान होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स
रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये बाइनरी फिशन के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, द्विगुणित हो जाते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्शन में इनके अंदर ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है बाइनरी फिशन के द्वारा, बाइनरी फिशन यानी कि द्विविखंडन के द्वारा इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होते हैं, इसके द्वारा द्विगुणित हो जाते हैं, इसके द्वारा ये द्विगुणित हो जाते हैं। परजीवी रूप से ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मनुष्यों में ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्यों में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पैदा करते हैं। यानी कि ये भी मनुष्य के शरीर में परजीवी की तरह पाया जाता है। और ट्रिपैनोसोमा संचारित किस प्रकार से होता है, जैसे कि आप सबको पता है, जब आप मलेरिया बुखार की जब हम बात करते हैं तो मलेरिया बुखार जिस सूक्ष्म जीव के कारण होता है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम संचारित कैसे होता है, प्लाज्मोडियम जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर की लार में पाया जाता है और उसके द्वारा ये क्या होता है, मनुष्य के रुधिर में चला जाता है और उसके बाद शरीर में मलेरिया बुखार हो जाता है। उसी प्रकार से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जैसे होती है तो उसमें उसका कारण क्या होता है बच्चों, उसका कारण ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नाम का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है और ये सीसी मक्खी द्वारा ट्रांसमिट होता है। ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है बच्चों, सीसी मक्खी के द्वारा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सीसी मक्खी की इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ये संचारित होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नाम का जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है इससे कौन सी बीमारी होती है। तो आप कहेंगे कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होता है उससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। और इसको संचारित, ये इसका संचारण या इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन सीसी मक्खी के द्वारा होता है जिसकी स्पेलिंग है TSE। तो ये किसके द्वारा संचारित होता है, इसके संचरण का कारण जो है, संचरण का कारण सीसी मक्खी इसके संचरण का कारण है। ठीक है, इससे मनुष्य के अंदर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों लेशमैनिया। तो लेशमैनिया से क्या है, इससे लीवर का कालाजार रोग हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका है लीशमैनिया। इससे क्या हो जाता है, मनुष्यों के अंदर यकृत का कालाजार रोग, यकृत का इसके द्वारा मनुष्यों के अंदर यकृत का कालाजार रोग होता है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर है इसमें क्या करना है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही जान लेना है। बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, लर्न करने के लिए ही है ज्यादातर। आपको केवल जानकारी ले लेनी है और उसको ठीक है अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है और कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे आपका ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल है, लीशमैनिया एग्जाम्पल है, आपका जब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अगर 2 एग्जाम्पल्स पूछ लिए तो आप इन दोनों का नाम याद कर लेंगे। इससे क्या क्या बीमारी हो जाती है उसको याद करेंगे और संचरण का
क्या कारण है ये आपको याद कर लेना होगा। और इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इस वाले चैप्टर में, लेकिन आपको लर्न करना होगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे छोटे छोटे और बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, जिसमें क्या पाए जाते होंगे। हमेशा जब भी कोई शब्द आपके सामने आता है तो उसके बारे में आप अगर उस शब्द को दो भागों में तोड़ के देखें तो आपको उसका आधा मतलब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदाजा जरूर लगेगा कि जब इसमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात हो रही है, मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके बॉडी पे, जिनके शरीर पे सीलिया पाए जाते होंगे। दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जलीय जंतु होते हैं और चलनशील होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यानी कि इनके शरीर पे बहुत सारे सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो हजारों की संख्या में होते हैं। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यहाँ इसमें एक कैविटी पाई जाती है जो आउटसाइड सेल सरफेस की तरफ खुलती है ना। और द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर फूड जो है उसी रास्ते से अंदर जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सबसे बेहतरीन अमीबा, जिसको आप पैरामीशियम, जिसको आप एक चप्पल के सोल के आकार से समझ सकते हैं। आप बहुत छोटी क्लासेस से ही अमीबा पैरामीशियम के बारे में समझते आ रहे हैं। ये कैसा है, ये जलीय एवं बहुत ज्यादा सक्रिय परभक्षी है। सीलिया की उपस्थिति इसका मुख्य लक्षण है। इसका जो मुख्य लक्षण है बच्चों वो क्या है कि इसके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। नहीं, सीलिया जैसी इस तरीके की कुछ, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे इसके सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये हैं, यही स्ट्रक्चर्स इसके सीलिया कहलाते हैं। यानी कि आप सीलिया मतलब रोए जिसको कह सकते हैं आप, अगर साधारण भाषा में बोले तो इसको आप रोए कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोकोमोशन के लिए क्या करते हैं, इसी सीलिया का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होती है बच्चों, मुंह रूपी एक गुहिका होती है जिसे आप कैविटी कहते हैं। और इस सीलिया द्वारा उत्पन्न जो पानी की लहरें होती हैं, तो पानी की लहरें द्वारा भोजन के जो कण होते हैं वो उसी कैविटी में चले जाते हैं। और पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एक बहुत सामान्य उदाहरण है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी एक इसका प्रमुख लक्षण है। पहला है माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है मैक्रोन्यूक्लियस, यानी कि एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है और एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्स्ट वन इज micronucleus and second one is macronucleus। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, कैविटी पाई जाती है। जब ये चलते हैं तो जो भोजन के कण हैं उसकी कैविटी में, उसी लोकोमोशन के थ्रू भोजन के कण उसकी कैविटी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, इसमें सीलिएट्स का ये बहुत सामान्य उदाहरण है। इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है। पैरामीशियम प्रायः स्थिर जल यानी स्टैग्नेंट वाटर में या मंद गति से बहते हुए जल में, जिसमें कुछ सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद्यमान होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, पैरामीशियम पाए जाते हैं आपके, ये बहुत एक्टिवली मूविंग होते हैं, लेकिन ये या तो बहते हुए जल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, पैरामीशियम प्रायः किसमें पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में या
मंद गति से बहते हुए जल में पाए जाते हैं, जिनमें क्या मौजूद होते हैं, जिनमें आपके कुछ सड़े गले कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, जिसमें सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। सड़े हुए कार्बनिक विद्यमान होते हैं। इनको आप इन पॉइंट्स को यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स और इन योर कॉपी। जहां पे भी आप लिखना चाहें आप इसको नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज, और या इसको आप अपने वाक्यों में भी बना करके लिख सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ या जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इनमें क्या पाई जाती है बच्चों, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। इनमें और क्या पाया जाता है, इनमें आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है, यानी कि संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जो क्या करती है, जल का संतुलन, इसके शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। जल संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पैरामीशियम रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये हमें देखना है। तो पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम आपका जो रिप्रोडक्शन करता है, तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, यानी कि अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। और कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, जो कैसा होता है, कोशिका विभाजन। और ये किस प्रकार का होता है, ये आपका अलैंगिक जनन होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और दूसरा ये जब कॉन्जुगेशन के द्वारा लैंगिक जनन की भी प्रक्रिया दिखाता है, कौन, आपका पैरामीशियम। ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। संयुग्मन की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे, ये तो आपका लार्ज न्यूक्लियस है। मैंने बताया कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये है इसका लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर इसमें एनल पोर होता है, ये आपका मुख गुही का ओरल ग्रूव है। ये जो मैंने आपको कैविटी के बारे में बताया था जिससे भोजन ये ले लेता है, ये इसका ओरल ग्रूव है। ये इसके सीलियां हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियस हैं बच्चों, ये इसका स्मॉल न्यूक्लियस है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, या जिसको आप संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, ये है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियस है, ओरल गोव है। इसमें एक एनल पोर भी पाया जाता है बच्चों, इसमें एक एनल पोर भी पाया जाता है। अब आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में इतनी जानकारी जितनी दी गई है, इतना इट इज इनफ फॉर योर क्लास मटेरियल। आपके सिलेबस के लिए इतना इनफ है। इसके बाद इसमें एक बचता है बच्चों आपका स्पोरोजोन्स। आपने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिया।
सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिया। एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स आर स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं दे आर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, they are diverse organism that have an infectious spore like stage, जिनमें एक इन्फेक्शन वाली इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। इनके पूरे जीवन चक्र में एक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट है, विच कॉजेज मलेरिया, जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अ डिजीज विच हैज अ स्टैजरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, यानी कि बहुत संख्या में बहुत सारे लोग क्या होते हैं बच्चों, इस प्लाज्मोडियम के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इससे एक मलेरिया नाम का बुखार हो जाता है। स्पोरोजोन्स कैसे होते हैं, ये एक ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनकी संरचना बहुत ज्यादा सरल हो गई है क्योंकि ये परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस वर्ग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये अपना जीवन चक्र, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, ये दो तरीके से अपना पूरा करता है। आधा लाइफ इसकी जीवन चक्र मनुष्य में और आधा इसका मच्छर में पूरा होता है, यानी इसके लिए इसको दो होस्ट पर ये रहता है। पहले ये मच्छरों पे रहता है और उसके बाद ये मनुष्य में चला जाता है। तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपका एक तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है, दूसरा आपका पाया जाता है मोनोसिस्टिस, यानी कि एक एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम और दूसरा एग्जाम्पल इसका है मोनोसिस्टिस। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये सभी अंतः परजीवी होते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये दोनों अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं या इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये इंटर सेलुलर पैरासाइट होते हैं, ये इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, ये रोगजनक होते हैं। ये कैसे होते हैं, रोगजनक होते हैं, सभी अंतः परजीवी और रोगजनक। ठीक, इसके बाद प्लाज्मोडियम कैसा है बच्चों, प्लाज्मोडियम के बारे में हम बात कर लेंगे। प्लाज्मोडियम आपका एक द्विपोषीय परजीवी है, यानी डाई जेनेटिक पैरासाइट है। ये कैसा है आपका, ये आपका डाई जेनेटिक पैरासाइट यानी कि द्विपोषीय परजीवी है। इसका जीवन चक्र क्योंकि दो अलग अलग होस्ट्स में पूरा होता है, इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मनुष्य है और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका प्राइमरी होस्ट जो है बच्चों, प्राइमरी होस्ट जो है वो है मनुष्य और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है, सेकेंडरी होस्ट वो है फीमेल एनोफिलीज, फीमेल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये द्विपोषीय परजीवी है, तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन है और इसका द्वितीयक पोषक कौन है। तो द्वितीयक जो है वो सेकेंडरी, वो आपकी मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो मनुष्य में इसका जो जनन चक्र होता है बच्चों वो अलैंगिक होता है और मच्छर में इसका लैंगिक जनन चक्र होता है। ठीक है, मनुष्यों में इसका जनन चक्र जो होता है, रिप्रोडक्शन साइकिल जो होता है, मनुष्य में इसका अलैंगिक होता है, या आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं।
और मादा एनोफ्लीज मच्छर में इसका जो जनन चक्र होता है वो लैंगिक होता है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम के बारे में आपको समझ में आ गया। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा नोटोरियस जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। ये आपका मलेरिया नाम का बुखार कॉज करता है मनुष्यों के अंदर। ये ऐसी डिजीज होती है जिससे बहुत बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन या बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोन्स के, नंबर 1 इज प्लाज्मोडियम एंड नंबर 2 इज मोनोसिस्टिस। तो प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं। ये अंतः परजीवी रोगजनक होता है बच्चों, यानी कि इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। ये द्विपोषदीय परजीवी यानी डाई जेनेटिक पैरासाइट है। इसके कहने का मतलब ये है कि इसका जो होस्ट होता है वो दो होते हैं, एक तो मनुष्य इसका होस्ट है और दूसरा मादा एनोफ्लीज मच्छर इसकी होस्ट है। तो जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मनुष्य होता है और सेकेंडरी होस्ट इसका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है। प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की लार में यानी उनकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जब मच्छर भी ऐसा जो फीमेल एनोफ्लीज होगा उसकी लार से जब वो काटता है मनुष्य के शरीर में, तो उसकी लार से ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है मनुष्यों के अंदर, और मनुष्यों के अंदर जाकर के वो अलैंगिक जनन दिखाता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता है। और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर जब वो रहता है तो उस समय पे वो लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो स्पोरोजोन्स के बारे में इतना आपका कंप्लीट हो गया बच्चों हम लोगों ने आप सभी ने इस क्लास में हम लोगों ने जो प्रोटिस्ट थे प्रोटोजोन्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज अमीबॉइड protozoans, number 2 is flagellated protozoans, number 3 is ciliated protozoans and fourth one is आपका sporozoans। तो 3 तो प्रोटोजोन्स नाम आ रहे हैं जो आप अमीबॉइड, सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड के नाम से लर्न कर सकते हैं। चौथा आपका स्पोरोजोन्स के बारे में मैंने बताया। स्पोरोजोन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के बारे में आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इसको घुमा घुमा करके यानी ट्विस्ट कर करके भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा आता है। कभी ये पूछा जा सकता है कि ये कितने, इसका जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, यानी कि जो इसका प्राइमरी होस्ट है वो मनुष्य है और सेकेंडरी होस्ट इसका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है। प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की लार में पाया जाता है, यानी कि उनकी सलाइवा में पाया जाता है। तो जब ये मच्छर फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मनुष्य को काटती है तो वो प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव जो है बच्चों ये मनुष्यों में ट्रांसमिट हो जाता है और उसके कारण मलेरिया का बुखार होता है। लेकिन ये पता तभी चलता है जब टेस्ट कराया जाता है और तब तक देर हो चुकी होती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो प्रोटिस्ट थे यानी प्रोटिस्टा किंगडम आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपका केवल किंगडम फंजाई बचता है जो इसके बारे में ब्रीफ में आपको पढ़ना है। और उसके बाद बच्चों किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो है इसकी में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, और उसके बाद इन पे आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों का किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों को बात करनी है बच्चों किंगडम फंजाई के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन में हम किंगडम फंजाई के बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया का इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 आपका किंगडम प्लांटी और चैप्टर नंबर 4 आपका किंगडम एनिमेलिया, जिसके बारे में हमें विस्तार से अगले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सब खुश रहें।